सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी भाग 3 अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार की होती हैं। एक सार्वजनिक होती हैं, कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं व निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। वो सार्वजनिक होती है, जो सरकार चलाती है, राज्य सरकार चलाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये शहरों में भी करते हैं और गाँव में भी सेवाएं प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य के बारे में सभी बीमारियां, जिसमें से साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। तो गांवों में जो केंद्र वगैरह होते हैं, उन सब की देखभाल जिले से होती है, जो बड़ा अस्पताल होता है वहाँ से होती है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हाकिम शेख की कहानी। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसों से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो जो ये अस्पताल चलाए जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते हैं, इनको चलाने का धन जो लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उसी में से ये सरकार चलाती है। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां हैं, तो आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग करनी होती है। तो इसमें लोगों को भी सहयोग करना पड़ता, तब सरकार जाके इनके ऊपर ठीक से कार्य कर सकती। केवल अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हमें भी स्वास्थ्य विभाग में इसका सहयोग करना चाहिए। अन्यथा ये असफल हो जाएगी। यदि हम इनकी सहयोग नहीं करेंगे तो सफल सरकार नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। जैसे मच्छरों को रोकना है तो सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम सब लोगों को सरकार की मदद करनी चाहिए, जिससे पानी नहीं रुकना चाहिए घरों में, कूलर में, छत पर, तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, तो मलेरिया नहीं होगा। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। जो हमने पिछले इस कहानी में पढ़ा था, हाकिम खान को 7-8 अस्पताल में उनको दाखिला नहीं मिला था, फिर जाके किसी निजी अस्पताल में जाके उनको एडमिट कराया था और वो बच भी गए। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। अदालत ने यह भी कहा है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे,
जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अचानक कोई भी बीमारी हो सकती है उसमें। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। निजी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। तो ये सार्वजनिक सेवाएं थी। अब जो निजी अस्पताल वगैरह चलते हैं उसके बारे में है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशाला हैं जो प्रशिक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक यदि सेवाएं स्वास्थ्य सेवा उसमें सरकार की होती है, उसमें पैसे बहुत कम लगते हैं। जो निजी स्वास्थ्य सेवा लेते हैं उनको पैसे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है जो सब निजी हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हैं? तो अभी हम जानकारी करेंगे। सब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समान प्राप्त होती है या नहीं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों की मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन आदि की सलाह देते हैं। तो जो निजी अस्पताल हैं वो लोग क्या है, कमाने के चक्कर में गरीब लोगों के जितनी दवाई की ज़रूरत है उससे ज़्यादा और महंगी महंगी कंपनियों की दवाई लिखते हैं, जेनरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। तो ऐसा भी करते हैं, लोगों से लूटते हैं, जबकि साधारण इलाज भी प्राप्त हो सकता है। तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। क्योंकि उनको सार्वजनिक सेवाएं नहीं मिलती हैं इसलिए वो निजी सेवा में जाते हैं, इसलिए उनको कई संपत्ति या उधार ऋण वगैरह लोगों से लेना पड़ता है, इसलिए और गरीब हो जाते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों की बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो कभी कभी पैसे होते हुए भी हमारे यहाँ देश में महिलाओं पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। ठीक हो जाएगी, यदि कोई पुरुष है या लड़का है तो उसको तुरंत ले जाते हैं, जबकि लड़की या महिला को नहीं ले जाते हैं। वैसे आदिवासी इलाका वगैरह वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी कम है हमारे देश में।
हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? जो कर देते हैं, जिसको टैक्स कहते हैं, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है। तो टैक्स से ही सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक काम चलते हैं वो टैक्स के द्वारा ही चलते हैं, इसलिए हमें देना चाहिए, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। तो जो लोगों सरकार के पास टैक्स द्वारा जो पैसे प्राप्त हैं, ऐसी कोई आपदा भी हमारे देश में या शहर में या राज्य पर आती है तो उसमें भी सरकार उसी टैक्स द्वारा बचत पैसों से ही हम लोगों का सहयोग करती है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवा प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? किया जा सकता है, जैसे सरकार आजकल अभी पिछले कई वर्षों से अस्पतालों में निःशुल्क दवाई भी देती है। अभी कोरोना काल में भी सरकार गेहूँ दे रही है, वो भी निःशुल्क दे रही है। तो ये सब कुछ उसी टैक्स से प्राप्त पैसे से ही काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले प्रश्न में दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का एक अनुभव है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, प्राय डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए हम लॉग इन कर सकते हैं इस वेबसाइट को। अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। तो स्वास्थ्य के बारे में एक अन्य देश का दिया गया है, जो एक अमेरिका का देश है, जिसका नाम है कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में नियत है, जो कानून है उसमें सबसे पहले स्वच्छता को ही मान्यता दी गई है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतमंदों पर खर्च करने में मदद मिली। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। अपने देश में जैसे बहुत सारी फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, थल सेना है, तो उनके ऊपर रक्षा विभाग के बहुत सारे पैसे देश को खर्च करने पड़ते हैं। मगर एक कोस्टा रिका ने इस प्रयोग किया। उन्होंने कहा हम सेना नहीं रखेंगे, सेना पे खर्च होने वाला पूरा है वो इस स्वास्थ्य पर ही खर्च करेंगे। तो कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का स्वच्छ पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और शिक्षा का एक जरूरी भाग है। इस प्रकार कोस्टा रिका ने एक प्रयोग किया है, इसलिए उनका देश एकदम स्वस्थ है। देश को बढ़ने के लिए सबसे पहले स्वच्छता होनी जरूरी है, सभी व्यक्ति स्वस्थ होने जरूरी है।
शब्द संकलन सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ होता है वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। सार्वजनिक कहते हैं। निजी, निजी का अर्थ होता है वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किए जाते हैं, वो निजी कहला जाते हैं। चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, वो चिकित्सा पर्यटक कहलाते हैं। संचारणीय बीमारियाँ, ये वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि, जिनको हम छूत की बीमारी भी कह सकते हैं, संपर्क में आने से या पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा या हवा के द्वारा ऐसे जो बीमारियां फैलती है उसे संचारणीय बीमारियां कहते हैं। ओपीडी का अर्थ है ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाते हैं। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनरिक नाम, जेनरिक दवाइयों के रासायनिक नाम हैं। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सालिसिलिक एसिड, एस्पिरिन या जेनरिक नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 4, अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं।